नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियोसिटी एंड को पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं आज़ादी के बारे में और उससे हमारे रिश्ते के बारे में। एक अजीब सा ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहा है। क्या हो अगर जिस चीज़ के लिए हम सबसे ज़्यादा लड़ते हैं, क्या हो जिस चीज़ के लिए अगर हमने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है, यानी आज़ादी, फ्रीडम, वही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डराती हो। ज़रा सोचिए, कितनी बार आप किसी रेस्टोरेंट में खड़े होकर मेन्यू देखकर जड़ हो गए हैं, इतने सारे ऑप्शंस कि चुन नहीं पा रहे हो। या जब माता पिता कहते हैं कि तुम कुछ भी बन सकते हो और वही बात आपको और ज़्यादा परेशान कर देती है। मैं हूँ आपका होस्ट और आपका स्वागत है क्यूरियोसिटी एंड को में, जहाँ हम उन अजीब सवालों में गोता लगाते हैं जो हमें रात में सोने नहीं देते। आज हम एक ज़बरदस्त आइडिया पर बात करेंगे जिसे 1941 में एक सोचने वाले इंसान ने सामने रखा था। उनका नाम था एरिक फ्रॉम। उस समय पश्चिमी दुनिया आज़ादी और फांसीवाद के बीच झूल रही थी। हालांकि उनकी आज़ादी की समझ में औपनिवेशिक शोषण की सच्चाइयाँ अक्सर शामिल नहीं थी। फ्रॉम ने कुछ ऐसा लिखा जो दिमाग हिला देता है कि हम में से बहुत से लोग जानबूझकर आज़ादी से भागते हैं। और सच कहूं, जब आप उनकी दलील सुनेंगे तो शायद खुद को ऐसे तरीकों से पहचान लेंगे जो थोड़े असहज होंगे। तो आखिर ये एरिक फ्रॉम थे कौन? कल्पना कीजिए, 1900 ईस्वी, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। एक यहूदी बच्चा जो अपने चारों तरफ दुनिया को टूटते हुए देख रहा है। पहला विश्व युद्ध, आर्थिक तबाही और फिर नाजियों का उभार। फ्रॉम एक दिलचस्प मिश्रण बनते हैं, थोड़े फ्रॉइड, थोड़े मार्क्स और थोड़े दार्शनिक। जब हिटलर और नाजी बुद्धिजीवियों के लिए खतरा बन जाते हैं तो फ्रॉम अमेरिका चले जाते हैं। लेकिन उनकी असली ब्रिलियंस यहाँ है। उन्होंने बस ये नहीं लिखा कि फांसीवाद बुरा है, उन्होंने ज्यादा गहरा सवाल पूछा, लोग तानाशाही को चुनते क्यों हैं? पूरी की पूरी सोसाइटी कभी कभी अपनी आजादी खुद क्यों छोड़ देती है? जिंदगी मुश्किल चुनाव से भरी है। हम हर दिन फैसले लेते हैं, कुछ छोटे, कुछ बहुत बड़े। और जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो एक बात मुझे बहुत जोर से लगी। फ्रॉम कहते हैं, जिस बेचैनी को तुम महसूस कर रहे हो वही आज़ादी है, और ज़्यादातर लोग उसे संभाल नहीं पाते। उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। और ये सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की बात नहीं है, ये कुछ बहुत ज़्यादा निजी चीज़ की बात है। अब बात और दिलचस्प हो जाती है। फ्रॉम कहते हैं कि आज़ादी के दो प्रकार होते हैं और हम दोनों को गड़बड़ा देते हैं। पहला, फ्रीडम फ्रॉम, यानी किसी कंट्रोल से, किसी जंजीर से, किसी अथॉरिटी से आज़ाद होना, जैसे माता पिता का घर छोड़ना या किसी देश का तानाशाह गिराना। और दूसरा, फ्रीडम टू, यानी खुद बनने की आज़ादी, अपना रास्ता चुनने की आज़ादी, सच में ईमानदारी से जीने की आज़ादी। समस्या यह है, पहले वाले में हम बहुत अच्छे हो गए हैं। हमने राजाओं से, कठोर सामाजिक भूमिकाओं से और धर्म के सख्त नियमों से खुद को आज़ाद कर लिया। और फिर हमने चारों तरफ देखा और समझ नहीं पाया कि अब करे क्या। ऐसा है जैसे आप पहली बार माता पिता का घर छोड़ते हैं और अचानक एहसास होता है, अरे अब हर रात खाना मुझे ही तय करना है, हर एक दिन। फ्रॉम बिल्कुल सही कहते हैं, मनुष्य को आज़ाद तो कर दिया गया है, लेकिन उसे नहीं पता कि उस आज़ादी का करे क्या। पहचान सा लग रहा है? तो अब आज़ादी बहुत भारी लगने लगती है।
तब हम क्या करते हैं? फ्रॉम ने इसके 3 मुख्य रास्ते बताए और यकीन मानिए आपने इनमें से कम एक जरूर अपनाया होगा। पहला रास्ता, किसी बॉस को ढूंढ लेना। कुछ लोग आज़ादी से निपटने का तरीका ये चुनते हैं, उसे किसी और को सौंप दे देना। कोई मजबूत नेता, कोई विचारधारा, कोई कंट्रोल करने वाला पार्टनर। कॉलेज में मेरा एक दोस्त था, बहुत तेज, लेकिन हर बड़ा फैसला, क्या पढ़ना है, कहाँ काम करना है, यहाँ तक कि क्या पहनना है, वो अपनी माँ से पूछता था। वो कमजोर नहीं था, वो विकल्पों से घबरा गया था। किसी और को तय करने देता और किसी और को तय करने देना उसे आसान लगता था। और ट्विस्ट ये है, कभी कभी हम खुद कंट्रोल करने वाले बन जाते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोगों को दूसरों को बताने में बड़ा मजा आता है कि क्या करना चाहिए। वही पलायन, बस दिशा उल्टी। दूसरा रास्ता, सब कुछ तोड़ दो। जब आजादी असहनीय लगती है तो कुछ लोग पूरा खेल ही बिगाड़ देना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि हिंसा, कभी कभी वो निंदकता होती है, ट्रोलिंग, नशा या कुछ भी मायने नहीं रखता वाला निहिलिज्म। आधुनिक उदाहरण इंटरनेट ट्रोल्स को ही देख लीजिए। अक्सर वो सिर्फ बुरे ही नहीं होते, वो असल जिंदगी में खुद को बेबस महसूस करते हैं, तो उन्हें तोड़ने में ताकत महसूस होती है। अगर कुछ सार्थक बना नहीं सकते तो कम से कम कुछ गिरा तो सकते हैं। तीसरा रास्ता, कॉपी बन जाना। ये सबसे चालाक रास्ता है। खुद तय करने के बजाय हम वही बन जाते हैं जो सब हमसे उम्मीद करते हैं। दोस्तों जैसा व्यवहार, प्रोफेशन जैसी सोच, सोशल मीडिया जैसी राय। एक जुड़ा हुआ उदाहरण, कभी आपने कुछ कहा और तुरंत सोचा, रुको, क्या मैं सच में ऐसा मानता हूँ, या यह मैंने किसी वायरल पोस्ट में देखा था। एरिक फ्रॉम इसे कहते हैं ऑटोमेटन कन्फॉर्मिटी। इतना फिट इन हो जाना कि खुद को भूल जाना। ऐसा है जैसे कुछ मछलियां अपने आसपास के रंग में ढल जाती, बस फर्क यह है कि हम अपनी पूरी पर्सनालिटी बदल देते हैं। और डरावनी बात, ये काम करता है। जब आप सब जैसे होते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होते, लेकिन आप कभी सच में खुद भी नहीं होते। और यहाँ फ्रॉम और गहराई में जाते हैं। वो बात करते हैं सोशल कैरेक्टर की, यानी वो भावनात्मक आदतें जो समाज हमें सिखाता है। व्यक्तिगत जुड़ाव। भारत में बड़ा होते हुए मैंने इसे हर समय महसूस किया। सफलता कैसी दिखती है, बड़ों से कैसे बात करनी है, कौन से करियर इज्जतदार है। और मजे की बात यह है, मुझे लगा ये मेरी अपनी पसंद है। फ्रॉम कहते हैं जिसे हम अपनी पर्सनालिटी कहते हैं, वो अक्सर बस सोशल प्रोग्रामिंग होती है। हम ऐसे अभिनेता बन जाते हैं जो इतनी देर से एक रोल निभा रहे हैं कि भूल गए हैं कि ये हम नहीं हैं। श्रोताओं के लिए एक सवाल, जरा सोचिए, आपकी दिनचर्या, आपकी राय, आपके सपने, इनमें से कितना सच में आपका है और कितना आपके परिवार, संस्कृति या इंस्टाग्राम फीड ने तय किया है। फ्रॉम ये नहीं कहते कि समाज बुरा है, लेकिन वो चेतावनी जरूर देते हैं कि अगर हम सवाल नहीं पूछते तो हम व्यक्ति नहीं बनते हैं, हम बस बेहतर क्वालिटी की कॉपी बन जाते हैं। और लोकतंत्र में खास तौर पर यह खतरनाक है, क्योंकि हमें लगता है कि हम आजाद चुनाव कर रहे हैं, जबकि हम अदृश्य स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे होते हैं। अब तक यह सब काफी उदास लग रहा होगा, है ना? लेकिन यही फ्रॉम उम्मीद भी देते हैं। वो कहते हैं आजादी से भागे बिना भी उसे जिया जा सकता है। इसे वो कहते हैं पॉजिटिव फ्रीडम, सकारात्मक आजादी। अनगिनत विकल्पों से लकवाग्रस्त होने के बजाय सकारात्मक आजादी मतलब उद्देश्य के साथ चुनना, दूसरों से जुड़ना, अर्थपूर्ण काम करना, खुद को खोए बिना किसी बड़े अर्थ से जुड़ना। फ्रॉम इसे 2 शब्दों में समेटते हैं, प्रेम
और काम। प्रेम की व्याख्या जरूरी नहीं कि रोमांटिक प्रेम, बल्कि सच्चा जुड़ाव, किसी और की भलाई की उतनी ही परवाह जितनी की अपनी। प्रेम में आप अकेले नहीं रहते, लेकिन आप खुद को मिटाते भी नहीं। काम की व्याख्या, और काम से उनका मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि रचनात्मकता, कुछ बनाना, समस्याएं सुलझाना, योगदान देना। जब आप कुछ रचते हैं तो आप खुद को व्यक्त कर रहे होते हैं। यह पॉडकास्ट खुद सकारात्मक आज़ादी का एक उदाहरण है। मैं भी ज़्यादातर लोगों की तरह कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। आसान है, जाना पहचाना है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने कुछ योगदान देने का चुनाव किया है। जो विचार मेरे लिए मायने रखते हैं, उन पर सोचने और बोलने का। परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा आज़ाद जीने की एक कोशिश है। फ्रॉम बहुत खूबसूरती से कहते हैं, प्रेम और काम हमें दुनिया से जोड़ते हैं, बिना हमारी इंडिविजुअलिटी मिटाए। यही है सकारात्मक आज़ादी, पूरी तरह खुद होना और पूरी तरह से जुड़ा होना। तो 2025 में ये सब कैसे दिखता है? 3 तस्वीरें सोचिए। पहली तस्वीर, एल्गोरिदम का जाल। सोशल मीडिया तय करता है कि आप क्या देखेंगे, OTT तय करता है कि आप क्या देखेंगे, GPS तय करता है कि आप कहाँ से जाएंगे, डेटिंग ऐप्स तय करते हैं कि आप किससे मिलेंगे। हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर फैसले मशीनों को दे दिए हैं। ये वही तीसरा रास्ता है, बस ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। दूसरी तस्वीर, गुस्से की अर्थव्यवस्था। ऑनलाइन हर कोई इतना गुस्से में क्यों है? फ्रॉम कहते हैं ये रास्ता दूसरा रास्ता है, तोड़ फोड़ वाला। जब असली जिंदगी में ताकत नहीं मिलती तो ऑनलाइन चीखने में मिलती है। कैंसल कल्चर, ट्रोलिंग, अंतहीन लड़ाइयाँ। मुद्दा सही गलत नहीं, मुद्दा है कंट्रोल महसूस करना। तीसरी तस्वीर, मजबूत नेता का सपना। और फिर आते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग मैन, सिर्फ राजनीति में नहीं, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, यहाँ तक कि फिटनेस में भी। सोचो मत, बस मेरा सिस्टम फॉलो करो, ऐसा कहने वाले। ये वही पहला रास्ता है, अपनी जिंदगी की आज़ादी किसी और को दे देना। आपको एक कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, अच्छा इंसान है, लेकिन बहुत दुखी। उसने कोडिंग इसलिए चुनी क्योंकि वो सेफ और हाई पेइंग थी, पसंद है इसलिए नहीं। क्लासिक ऑटोमेटन कन्फर्मिटी। माता पिता की सफलता की परिभाषा उसकी अपनी बन गई है। अच्छी खबर, जब उसे पैटर्न दिखा तो उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया। अब वो वीकेंड पर बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाता है, वही स्किल्स, लेकिन ज़्यादा सच्चे तरीके से। यही आत्म जागरूकता फ्रॉम चाहते हैं। समाज को नकारना नहीं, बल्कि सोच समझकर चुनना। तो अंत में मैं आपको यही छोड़ना चाहता हूँ। फ्रॉम का बड़ा संदेश ये नहीं था कि आज़ादी बुरी है, बल्कि ये कि आज़ादी मुश्किल है और ये ठीक है। जब आप किसी बड़े फैसले से घबराते हैं, वो सिस्टम की गड़बड़ी नहीं है, वही जिंदगी है, वही जिम्मेदारी है। तो आपका होमवर्क, हाँ, आज़ादी पर पॉडकास्ट में होमवर्क, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा चुनिए जहां आप ऑटो पायलट पर चल रहे हैं। करियर, रिश्ते, दिनचर्या या राजनीतिक राय, कोई भी एक। और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में ये चाहता हूँ, या बस मुझे लगता है कि मुझे ये चाहना चाहिए। सब कुछ एक रात में मत बदलिए, बस नोटिस कीजिए, क्योंकि जागरूकता ही असली चुनाव की पहली सीढ़ी है। फ्रॉम ने ये किताब उस दौर में लिखी थी जब पश्चिमी दुनिया आज़ादी और फासीवाद के बीच में फंसी थी। हालांकि उनकी आज़ादी की समझ में औपनिवेशिक अतीत को अक्सर नज़रअंदाज किया गया। मैं इसे बार बार याद दिलाता हूँ क्योंकि इसे जानबूझकर बातचीत से बाहर रखा जाता है। आज शायद आपके सामने टैंक और तानाशाह नहीं है,
लेकिन एल्गोरिदम है, चिंता है और अनंत विकल्पों का बोझ भी है। सिद्धांत वही है, हम आज़ादी से भाग सकते हैं या उसके साथ नाचना सीख सकते हैं। म्यूजिक धीरे धीरे शुरू होता है और सच कहूँ, ये नृत्य काबिले मेहनत है। अगर ये बात आपको छू गई या असहज कर गई, जो अक्सर एक ही बात होती है, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो भी आज़ादी का मतलब समझने की कोशिश कर रहा है। और इस जिज्ञासा की यात्रा क्यूरियोसिटी एंड को में मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर इस एपिसोड ने आपको कुछ महसूस कराया तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपनी राय दीजिए। तब तक क्यूरियस रहिए, आज़ाद रहिए और शायद थोड़ा असहज भी। एक ऐसी दुनिया में जो तेज रफ्तार जवाबों की ओर भाग रही है, क्यूरियोसिटी एंड को में हम थोड़ा रुकते हैं। हम उन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी अंदरूनी जिंदगी और हमारी सामूहिक वास्तविकता को आकार देते हैं। यह जगह है सोचने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए और उन भटके हुए दिमागों के लिए जो विचारों में आश्चर्य ढूंढते हैं और जटिलताओं में अर्थ खोजते हैं। ये पॉडकास्ट एक उस व्यक्ति द्वारा होस्ट किया गया है जो दर्शन, मनोविज्ञान और दुनिया के छिपे हुए तर्क से आकर्षित है। हर एपिसोड में हम दर्शन, विज्ञान और मनोविज्ञान के जरिए इस बात पर गहराई से सोचते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं और दुनिया में कैसे जुड़ते हैं। चाहे बात हो कालजयी विचारकों की या आधुनिक वैज्ञानिक समझ की, यह पॉडकास्ट आपको आम चीज़ों को नए और अनजाने तरीकों से देखने के लिए आमंत्रित करता है। चलिए विचारों के लिए आइए और ठहरिए समझ के लिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी सिर्फ एक गुण नहीं है, यह है एक नजरिया।